हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो आपका टिश्यू स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। अभी तक तो आप प्लांट टिश्यू की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आपने सिंपल टाइप ऑफ प्लांट की दो टाइप के टिश्यूज़ की स्टडी किया, एक तो मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। और जब परमानेंट की बात आई थी उसमें से भी दो, एक तो सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और फिर जब इन टिश्यूज़ को आपने पढ़ा उसके बाद फिर आप प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, डेट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और डिटेल में आपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की भी स्टडी को किया। लेकिन आज हम प्लांट टिश्यूज़ की स्टडी को प्रोसीड करते हुए एनिमल टिश्यू की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना आज एनिमल टिश्यू की स्टडी की जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका एनिमल टिश्यू है। चर्चा डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सा एनिमल टिश्यू होता है। बेसिकली आपने सेल से ही पढ़ा है सेल में कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल ही अपने आप में ग्रुपिंग होगा, ग्रुपिंग होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा और टिश्यू ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है और उसी ऑर्गेन से फिर ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और सेल में आपको मैंने कहा था कि हर वो सेल्स की जब ग्रुपिंग होती है वो एक पार्टिकुलर फंक्शंस करता है, तब वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। आज वही दिन आ गए हैं बेटा, जो आपको मैंने सेल में कहा था कि एक ऐसे बुक को आपने लिया है, एक ऐसे पेजेस की ग्रुपिंग हुई है जिसमें बायोलॉजी के कंटेंट है, तो आप कह सकते हैं कि वो बायोलॉजी का बुक है। और उसी तरीके से आपने एक ऐसे पेजेस की ग्रुपिंग वाली बुक लिया है जिसमें फिजिक्स का कंटेंट है, तो आप उसको फिजिक्स नाम देते हैं और उसी अकॉर्डिंग से केमिस्ट्री और फिर अदर सब्जेक्ट्स का नाम आप केवल इस अकॉर्डिंग से दे रहे हैं कि उस बुक पे जो पेजेस हैं उस पेजेस में कंटेंट कौन सा है, बेसिकली वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है। आज यहाँ भी एनिमल में उसी फंक्शंस के आधार पर एनिमल टिश्यू को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये कैटेगरीज का नाम वैसे तो मेनली 4 हैं। जैसे देख लीजिए, पहले तो एनिमल टिश्यू की अगर बात करें एनिमल्स की, तो सबसे पहले उसको प्रोटेक्शन का नेसेसिटी है, क्योंकि उनकी जो बॉडी और उनके जो डेलिकेट ऑर्गेन्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं वो डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है, वो डैमेज हो सकता है। सबसे पहले तो आपको डैमेज से बचाना ज़रूरी हो रहा है। दूसरा, जो हमारा एक्सपोज्ड रीजन है, एक्सपोज्ड एरिया है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आ रहा है। डैट इज़ हमारा, अगर स्किन की बात करें तो स्किन बहुत सारे पैथोजन से लड़ रहा होता है, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से लड़ रहा होता है, तो क्यों ना इसे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरी है। दूसरा, ये आप क्लास 6 और 7th की अगर बात करें इनके प्रीवियस नॉलेज को लेकर के, तो आपने क्लास 6 में स्टडी किया है न्यूट्रिएंट्स को लेकर के कि जब आप किसी भी फूड रिसोर्सेज को लेते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स गेन होता है, डेट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की अगर बात होती है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे ब्लड्स में पाए जाते हैं और इसी ब्लड से कनेक्ट होता है अलग अलग सेल्स में। और वो ज़रूरी भी है बेटा, क्योंकि हर एक सेल्स में न्यूट्रिएंट्स का होना, हर एक सेल्स को एनर्जी की नेसेसिटी और एनर्जी मिलता है न्यूट्रिएंट्स से। और दूसरी ये कि जब इसी न्यूट्रिएंट्स को गेन करके जब आप एनर्जी का फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसी में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी पढ़ा क्लास 7th में, जिसमें आपने ब्रीदिंग को पढ़ा कि ब्रीदिंग एक्सपांड और कंट्रैक्शन होता है हमारे रिब कैच का, मसल्स का। और ये मसल्स का कंट्रैक्शन और एक्सपांड ये कैसे हो रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये रुक जाए तो हमारी ज़िंदगी भी रुक सकती है। तो इसको कंट्रैक्ट और एक्सपांड करने के लिए भी अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और उसी तरीके से प्रोटेक्शन की अगर बात हुई थी, वहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू था आउटर लेयर पर। एक तो आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा मैंने कहा कि ब्लड जो हमारे हर एक सेल्स से कनेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन और ना जाने कौन कौन से केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन ये कभी इधर कभी उधर करता रहता है, उसे कनेक्टिव टिश्यू नाम दिया गया। और तीसरा मस्कुलर टिश्यू, जो आप ब्रीदिंग में आपने पढ़ा कि कभी एक्सपांड होता है कभी कंट्रैक्ट करता है, ये काम करने का जो एबिलिटी है वो मसल सेल्स को है। और मसल सेल्स की जब ग्रुपिंग होती है तो इसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और जो लास्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ ये स्टिमुलस आप समझ पा रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है।
हमारे और आपके बीच माइंड में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। ये काम को भी करने के लिए हमारे पास एक अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं, उसको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। वो नर्वस टिश्यू ही है जो आज आपको आपके मोबाइल के पास बैठा करके आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप पागल होते तो आज बैठ करके ना देख रहे होते। तो एक तो नर्वस टिश्यू होता है, इसको आपको फंक्शंस के बेसिस पे मैंने इसे 4 अलग अलग टाइप्स में कहा है। कुछ तो चल ही नहीं रहे हैं आज। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस की बात हो रही, फंक्शन के आधार पे आज एनिमल टिश्यू को 4 भाइयों में बांटा जा रहा है। पहले वाले को मैंने कहा एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहा? एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, कवरिंग करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी में कनेक्शन का काम करता है। और तीसरा मस्कुलर टिश्यू, जो आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और फिर जो आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सभी, और लिख पा रहे हैं वो भी। और जो लास्ट वन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट इज नर्वस टिश्यू। मैंने और सबके सामने टिश्यू नहीं लिखा है, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और फिर एपिथेलियल टिश्यू। चर्चा एक एक करके करेंगे। अभी तो मैंने बताया है कि एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप के होते हैं फंक्शंस के आधार पे। एक को कहा है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और अब जो पहले स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो है आपका एपिथेलियल टिश्यूज। नंबर 1, एपिथेलियल टिश्यू। आखिर इस टिश्यू की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ होता है, आज यही जानने के लिए पूरी क्लास चलेगी। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ बेटा, एपिथेलियल टिश्यू है, कवरिंग लेयर है, आउटर मोस्ट रीजन पे होता है। मैकेनिकल डैमेज सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। आज आपको किसी ने थप्पड़ मारा, चोट लगी, सेल्स डेड हो गए, एक्सीडेंट हुआ किसी भी प्रकार का, आप चाकू ही लग गया, हाथ कट गया, या फिर किसी अदर मैकेनिकल इंजरी भी हो सकता, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत पड़ती। तो समझ पा रहे हैं। और ये हीलिंग अगर होता, आपकी हीलिंग्स बहुत जल्दी छूट भी जाती है और ये काम कराने का जिम्मेवारी लेता है एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन होता है। हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन, हाई डिग्री ऑफ रीजेनरेशन। और दूसरा ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, ब्लड वेसल्स इनमें एब्सेंट होते। आपने देखा होगा जब आपके हैंड से स्किन थोड़ा सा बाहर निकलता है, उससे ब्लड नहीं निकलता है, वो स्क्रैच लगता है। यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी तो ये भी हो गई, ये एवेस्कुलर होता है। अब आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी तो समझ लिए, लेकिन कैसा होता है दिखने में ये? हर एक एपिथेलियल टिश्यू की एक खास बात है। खास बात ये, इनके सेल्स जहाँ भी लाई करते हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये डस्टर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर पे ये मार्कर। जब भी एपिथेलियल आएगी एक ही बात पे आती है, पहले मेम्ब्रेन लेके आओ, बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन वो सेल्स आता है, और वैसा जब होता है वो एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करूं वो कुछ इस तरीके से होता है, STRUCTURE। स्ट्रक्चर की बात हो रही है, प्रॉपर्टीज़ में ही है बेटा। एक तो हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन, एवेस्कुलर। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिफरेंट शेप का होता है। अभी टाइप्स में स्टडी करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं क्यूब सेपिड सेल्स बना रहा हूँ। ये सेल्स की ग्रुपिंग हुई,
ये न्यूक्लियस, और फिर शर्त वही, ये जहाँ भी लाई करती है अंडरलाइंग होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से, समझ पा रहे हैं, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर वो लाई करता। तो आप, ये हो गया आपका इपिथेलियल सेल और ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज़ में हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन देखा, एवास्कुलरिटी को देखा, स्ट्रक्चर की फिर आपने स्टडी की। फंक्शंस का मैं बात करूं तो बेसिकली फंक्शंस में आउटर मोस्ट पे होने की वजह से सबसे ज़्यादा काम तो वैसे एक्सचेंज का करती है, लेकिन साथ के साथ फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का भी काम चलता रहता। तो एक तो बात लिखिए आप एक्सचेंज, और फिर फिल्ट्रेशन, और जगह बच नहीं रहा मैं इधर लिख रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। मतलब इपिथेलियल टिश्यू कोई भी होगा, अभी जितने भी मैं टाइप्स की स्टडी करूँगा सब में आप ये चीज़ों को कॉमन पाएंगे कि हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन होगा, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है, ये होना ही है। एवेस्कुलर होगा, ये मैं बार बार बोलूँगा नहीं, ना मैं बार बार लिखूंगा, ये इपिथेलियल टिश्यू की खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एवेस्कुलर होता है और होगा। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा हर एक इपिथेलियल सेल्स में होता है, लेकिन सेल के शेप चेंजेस होता है, और इसी सेल के शेप के आधार पे अभी स्टडी करने के लिए जाएंगे अलग अलग टाइप के। फंक्शंस की बात करूँ तो ये मेनली एक्सचेंज, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन इतना ही नहीं, अभी तो आपने प्रॉपर्टीज़ को देखा है बेटा, अब आप थोड़े इनके टाइप्स की स्टडी करिएगा कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं। हाँ, ये देखते हैं, साथ के साथ टाइप्स की स्टडी की जाए। वैसे तो टाइप करने के लिए बहुत ही डीप अगर मैं जाऊं तो हाई लेवल हो सकता, लेकिन आपको क्लास 9 के एतबार से जितनी आपकी NCERT कंसाइज होकर के बात करती, उसी कंसाइजनेस पे भी मैं फोकस करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कम डिलीवर किया गया है, लेकिन ये उतना ही डिलीवर किया जा रहा है जितना आपकी NCERT कहती है डिलीवर करने के लिए, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। टाइप्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो 2 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर के आधार पे 2 टाइप, एक को कहा सिंपल और दूसरा कंपाउंड होता है। अगर सिंपल की बात करूं कि सिंपल में कौन कौन से, ये सेल के शेप पे डिपेंड करता है कि सेल का शेप किस किस तरीके का, कौन कौन से शेप के सेल से इनकी ग्रुपिंग हुई। एक तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबाइडल होता है, मतलब क्यूब शेपिड के सेल्स की ग्रुपिंग हो गया, सब पे डिटेल स्ट्रक्चर, और फिर कॉलमनर शेप का भी होता है, और एक ग्लैंडुलर टाइप भी हैं। यहाँ तक तो आपकी NCERT चर्चा करती है। एक और होता है सीडो स्ट्रेटिफाइड, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपकी NCERT में नहीं दी है, ये क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू उसे कहा जाता है जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग हुई और उनकी लेयर जो है वो सिंगल लेयर है। बेसिकली लेयर भी सेम, सेल के टाइप भी सेम, तो आज सिंपल कहा गया है। ये ठीक वैसे ही है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने पढ़ा था कि एक ही टाइप के सेल से बना है तो सिंपल है, और अगर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से बना है तो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर सिंपल और कंपाउंड से जानते हैं कि एक ही लेयरिंग है तो इस सिंपल है। मल्टीपल लेयर अगर होता है इसे स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। सबसे पहले आप सिंपल के टाइप को देखिए कि सिंपल में कौन कौन से होते हैं।
और इनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सिंपल स्क्वैमस की बात हो रही। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस इसलिए कहा गया है, स्क्वैमस सेल्स होते हैं फ्लैट सेल्स, स्केल्स ऑन स्किन की बात होती है, जो पेवमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेवमेंट ठीक वैसे ही जो आपके फुटपाथ वाले रीजन्स पर 2 ईंटें लगे होते हैं पेवल्स वाले, एक ग्रे कलर का एक रेड कलर का, कितना शानदार दिखता है वो, ये वही है, उसी शेपिट के होता है। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये पॉलीगोनल इर्रेगुलर शेप का होता है। और इनके न्यूक्लियस हर भी सेंट्रल ही होता है, न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन पर होगा। और नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है कोई भी चीज़ तो वो, अब सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर को देखिए। मैंने कहा है कि ये पॉलीगोनल इर्रेगुलर शेपिट का होता है, ये रहा आपका पॉलीगोनल इर्रेगुलर सेल, और फिर इसी से पॉलीगोनल इर्रेगुलर सेल, और ये फिर से पॉलीगोनल इर्रेगुलर सेल्स, और यहाँ भी पॉलीगोनल इर्रेगुलर सेल्स, और ये फिर रहा आपका पॉलीगोनल इर्रेगुलर सेल्स। इनके बीच में अगर स्पेस नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जो भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो इसके लेयरिंग को क्रॉस करेगा। इस वजह से इनकी जो लेयर्स होते हैं ये परमिएबल होता है। एफके एनसीईआरटी इस वजह से बिल्कुल क्लियर कट लिखती है, बिकॉज ऑफ द नो इंटरसेलुलर स्पेस द मॉलिक्यूल ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल मस्ट बी पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इस वजह से यहाँ से पास होता है। और ये क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। पेवमेंट लाइक स्ट्रक्चर, पेवमेंट लाइक, एक तो आपने देखा स्ट्रक्चर को, और अब आप बारी है फंक्शंस की कि आखिर यह फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ स्क्वैमस, नंबर 1 वही एक्सचेंज। ठीक है, अगर ये एक्सचेंज करता है तो ये एग्जांपल की अगर बात करें, लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन, बॉडी के आपके जितने भी इनर लीनिंग्स हैं या फिर जो आउटर रीजन्स है, इनर लीनिंग्स का मतलब जितने भी स्मूथ वाले रीजन्स को आप देख रहे हैं, माउथ है, इसोफेगस है, उधर आपका एल्वियोलाई हो गया, और फिर ब्लड कैपिलरीज, ये हर जगह पे एक्सचेंज का काम हो रहा है। तो आप इसोफेगस एक एग्जांपल है, और जितने भी लीनिंग्स हैं वो भी, और फिर ब्लड वेसल्स या आप ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई की बात हो रहा। ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। और फिर आप इनर लाइनिंग भी लिख सकते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, ये बात हुई आपकी सिंपल स्क्वैमस को लेकर के। सिंपल स्क्वैमस में जो मेन बातें हैं वो स्ट्रक्चर को लेकर के, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉलीगोनल इरेगुलर शेप का, और ये शेप पेवमेंट लाइक दिखता है, मतलब टाइल्स की तरह पे, इस वजह से इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपको ये ज़्यादा जानने की ज़रूरी है नहीं। उसके बाद इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अगर ऐसा है तो कोई भी मॉलिक्यूल जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लेयर को ही क्रॉस करेगा, और अगर ऐसा है ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। फंक्शंस की बात करें तो ये मेनली एक्सचेंज करता है, और लोकेशन की बात करें तो ये इसोफेगस, ब्लड वेसल्स में आपके न्यूट्रिएंट्स के बीच एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज, और इनर लाइनिंग ऑफ माउथ की अगर बात करूँ ये आपका इसोफेगस वाले पोर्शन पे है। और
यहाँ पे आपका सिंपल स्क्वेमस कंप्लीट होता है और अब बारी क्यूबाइडल्स की। और इस बार बेटा ये मिटा दिया जा रहा है, आप लिख लिए होंगे और एक एक करके अब चर्चा किया जाएगा। कंपाउंड आपके साथ रहेगा लेकिन सिंपल वाले मैंने रब कर दिए ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, आप अच्छे से हो जाएगा फिर। अब जो दूसरा टाइप है डेट इज क्यूबॉइडल टाइप की बात हो रहा है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग हुई होगी जो क्यूब सेपिड का होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की ही स्टडी हम करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्यूब सेपिड सेल्स हैं और इनके न्यूक्लियस सेंट्रल रीजन पर ही लोकेट होता है। और वही बात, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इस पे प्रेजेंट होगा, या यूँ कहें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्यूब लाइक सेल्स की ग्रुपिंग होती है जिसे क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर में आपने देखा क्यूब सेपिड सेल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है। और फिर इन सेल्स को जब आपने देखा, जो क्यूब सेपिड सेल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं मेनली। एक ऐसे सेल्स की ग्रुपिंग हुई है, ये क्यूब सेपिड तो है लेकिन इसके ऊपर पे प्रेजेंट होता है सीलिया। और एक ऐसे भी होते हैं जो क्यूब सेपिड तो है लेकिन यहाँ पर सीलिया ना होकर के यह माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। इधर ये सीलिया अगर है, सीलिया प्रेजेंट है और ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। इसको सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल कहा जाएगा और इसको ब्रश बॉर्डर कहा जाता है। इसी का एक और नाम है ब्रश बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? ब्रश बॉर्डर। दोनों मिल करके एक ही फंक्शंस को परफॉर्म करती है, डेट इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, ये इनका फंक्शंस हो गया। अगर एग्जांपल्स की बात करूं, ये स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है। और अगर यहाँ पे बात करूं ब्रश बॉर्डर की तो किडनी टिब्यूल्स में, और दूसरा डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इन दो जगहों पर ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स पाया जाएगा। स्मॉल ब्रोंक्यूल्स की अगर बात करें ये क्या होता है, अगर आपको डाउट हो तो क्लास 7 की रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने देखता हूँ ये चल रहा है या नहीं। ये कुछ इस तरीके से ही आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ पे मार्कर एक्चुअल में चल नहीं रहा है इस वाले प्लेस पे, पता नहीं क्यों। लेट्स चेक विद ब्लू मार्कर कि ब्लू चलता है या नहीं। चलिए, ये ब्रोंकाई हो गया और ये आपका लंग्स है, और लंग्स में इसकी भी ब्रांचेज निकलते हैं और इसी ब्रांचेज को कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये आपका ब्रोंक्यूल्स हो गया इस वाले रीजन को। किडनी टिब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये आप एग्जांपल में याद रखेंगे। ये आपका हो गया क्या, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ में सबसे पहले शेपिड स्ट्रक्चर से ही बात हुआ था कि इनकी जो शेप है
वो क्यूब सेपिड का स्ट्रक्चर है और इनके जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेगा, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि इसके भी दो अलग अलग टाइप हैं, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड और सीलिया प्रेजेंट होता है स्मॉल ब्रांक्यूल्स में, अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है तो ये ब्रश बॉर्डर कहलाता है। ये प्रेजेंट है किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में। और अब बारी कॉलमनर की। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वही कॉलम शेपिड का स्ट्रक्चर, कॉलम शेपिड सेल्स या यूं कहें कि पिलर लाइक सेल्स होते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। सेंटर इनकी जो न्यूक्लियस है वो बेसल रीजन पर होता है। न्यूक्लियस इज लोकेटेड ऑन बेस। कुछ इस तरीके से इसका शेपिड है। ये बेस वाले रीजन, यहाँ पे न्यूक्लियस। एपिथेलियल टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब अगर इसमें टाइप की बात करूं तो यहाँ भी वही दो बातें, ये रहा कॉलमनर शेप और यहाँ पर अगर है सीलिया तो सीलिएटेड है। दूसरा हो सकता ब्रश बॉर्डर भी हो, ठीक है। दोनों का फंक्शन वही सेम, दैट इज एब्जॉर्प्शन करता और फिर सिक्रीशन करता। ये सीलिया है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, और ये माइक्रोविलाई है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, और माइक्रोविलाई वाली पार्ट अगर बात करूँ तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। म्यूकस के प्रोडक्शन के, म्यूकस के मूवमेंट को वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप डाइजेशन में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है। दूसरा ये कि वहाँ पर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, जिसमें ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के जरिए से वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये इन दो जगहों पर पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए कि वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और सिक्रीशन में वही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे गैस्ट्रिक जूस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, और फिर मूवमेंट कराता है इसका बॉडी के आउटर रीजन पे। तो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स क्यों टिश्यू क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जो सेल के शेपिड हैं वो कॉलम शेप के होते हैं। दूसरा, इनके न्यूक्लियस बेसल रीजन पर प्रेजेंट होता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में बार बार बना रहा हूँ या अंडरस्टूड होता है। और फिर इसमें भी टाइप्स होते हैं, डेट इज अगर सीलिया है तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और अगर माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में ये नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन सीलिया और माइक्रोविलाई बोला है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की बात हुई। एब्जॉर्प्शन की अगर बात, सीलिया की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं आपके, और फिर माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर की बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर डायरेक्ट इन जनरल क्वेश्चन पूछता है स्मॉल इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किससे बना होता है, तो आप कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से। यहाँ से आपका ये कॉलमनर भी कंप्लीट। और अब बारी ग्लैंडुलर की। बेसिकली ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन ही हुआ है कॉलमनर और क्यूबाइडल्स का। डिटेल स्टडी तो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ग्लैंडुलर का मॉडिफिकेशन के करके ही ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है। आपके बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो एक्सोक्राइन हो या इंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट होता है, जितने भी डक्ट्स हैं वो सभी ग्लैंडुलर एपिथेलियल से बना हुआ है। तो लास्ट वन जो है वो ग्लैंडुलर आप इसमें लिखेंगे
It is the modified form of cuboidal and columnar epithelial tissue. एग्जाम्पल में वही ग्लैंडुलर है तो जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सभी इंक्लूड होगा। इसके बाद अब डिस्कस होगा कंपाउंड में जो स्ट्रेटिफाइड है। आखिर स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा गया उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार। आप लिख सकते हैं पॉज करके भी, ठीक है। अब कंपाउंड की बात हो रही है। कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स, अलग अलग सेल्स की। कंपाउंड इसलिए कहा गया कि इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स की ग्रुपिंग होती है। तो आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। ये रहा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये क्यूबॉइड सेल्स हैं जो क्यूब सेपिड का है। बीच में पॉइंट में शौक से नहीं दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियस को बताने के लिए दिया जा रहा है। और उसके बाद इसके ऊपर पे 3 से 4 लेयरिंग जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है, जो पेवमेंट लाइक सेल्स से बना हुआ था, जो पॉलीगोनल इरेगुलर शेपिड का होता है। ये ठीक ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। 3 से 4 लेयरिंग इनकी होती है, मिनिमम तो 3, मैक्सिमम बेटा ज़्यादा भी हो सकता है। और इसीलिए उसको स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ भी नहीं होता, ठीक है। मैं इधर डिनोट कर देता हूँ। बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्यूबॉइडल सेल्स, और ये स्क्वैमस 2 to 3 लेयर ऑफ स्क्वैमस टिश्यू। तो ये आपने देखा कि स्ट्रेटिफाइड के फॉर्म में कंपाउंड एपिथेलियम है। और अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो स्किन एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आपको एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानकारी मिल गई कि मैं थोड़ा सा इसे रिकैप कर देता हूँ कि मैंने अभी क्या कराया है। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले मैंने आपको टाइप बताया, एक तो सिंपल टाइप, दूसरा कंपाउंड टाइप। सिंपल टाइप में मैंने आपको सेल के शेप के आधार पे बताया कि 4 टाइप के होते हैं, दैट इज सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर और फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। और फिर सबके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसके डेफिनेशन और फिर उनके एग्जाम्पल्स को बताया कि वो कहाँ पाया जाता है। वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पाया जाता है। मैंने वही लिखाया है जो आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा फिर मैंने कंपाउंड्स की बात की। कंपाउंड क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं, अलग अलग सेल्स की टाइप की ग्रुपिंग होती है, इस वजह से इसे स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है। और बेस्ट एग्जांपल स्किन है। आज के लिए इतना ही। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।